स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। हमारी इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेज होती है। पहली क्लास जो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अर्थात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की सीरीज होती है। और वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं। तो जब तक एक क्रम से इनको ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट समय समय पे जरूर दीजिए। टेस्ट देंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरीके क्यों प्रश्न गलत हो रहे हैं, कहाँ प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं। फिर आप उन गलतियों को सुधारते हैं, अगला टेस्ट देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कम समय में आप ठीक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इन केस अगर आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सारे बैचेस मिल जाएंगे। अलग अलग सारे बैच हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई का बैच आपको मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस और केबीएस। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं के भी आपको बैच मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मजदूरी का सुनहरा मॉडल किसने प्रस्तुत किया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? पहला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है कि सुनहरा युग मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो सुनहरा युग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, या कभी कभी आपके पेपर में दे देता है कि गोल्डन एज की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, गोल्डन एज, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। गोल्डन एज, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन एज की अवधारणा किसने दिया या सुनहरा युग की अवधारणा किसने दिया। तो जितने लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर जी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुनहरा युग की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। और सुनहरा युग कहाँ पे होगा? तो सुनहरा युग वहां पे होगा जहां जनसंख्या की वृद्धि दर
और पूंजी की वृद्धि दर बराबर होगी। तो सुनहरा युग कहाँ पे होगा? जहां जनसंख्या वृद्धि दर किसके बराबर होगी? जनसंख्या वृद्धि दर बराबर होगी किसके बराबर होगी? पूंजी के वृद्धि दर के। पूंजी वृद्धि दर के, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर को इन्होंने कैसे डिनोट किया? डेल्टा के अपान के, ठीक है। और पूंजी वृद्धि दर को इन्होंने किससे डिनोट किया? डेल्टा एन अपान एन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, आप ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। डेल्टा एन अपान एन। और यहीं पे रॉबिन्सन का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सुनहरा युग होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। पूर्ण रोजगार होने का मतलब क्या होगा? पूर्ण रोजगार होने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इनका हम ठीक तरीके से प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर चुके हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि सुनहरा युग या गोल्डन एज की बात कौन करता है? तो जॉन रॉबिन्सन करते हैं। और जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में गोल्डन एज या सुनहरा युग कब आता है? तो ये तब आता है जब जनसंख्या वृद्धि दर और पूंजी वृद्धि दर दोनों बराबर हो जाए, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान ए। यहाँ पे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधन है उनका पूर्ण रूप से हम प्रयोग करके उत्पादकता के स्तर को अधिकतम कर चुके हैं, और यहीं पे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, और अर्थव्यवस्था यहीं पे क्या होगा? संतुलन की स्थिति में विद्यमान होगा। अर्थव्यवस्था क्या होगा? यहीं पे संतुलन की स्थिति में विद्यमान होगा। अगला प्रश्न कि नरेगा, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में भारत में कई जिलों में एक वर्ष में दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि नरेगा जो है वो कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो आपको पता होना चाहिए क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है? नरेगा की होती है। नरेगा की शुरुआत कब होती है? 2005 में होती है, और इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 200 पिछड़े जिले रेखांकित किए थे, ठीक है। 200 पिछड़े जिले रेखांकित किए थे, और इसमें इन्होंने ये देखा था कि ये जो ऐसे जिले हैं जो गरीबों में भी गरीब है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, तो ऐसे जिलों में लोगों को 100 दिन का पक्का रोजगार देने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। फिर आपको याद होना चाहिए कि ये जो नरेगा 2005 में प्रारंभ हुआ था, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, और 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। एक सेकेंड, 2009 में क्या कर दिया गया? मनरेगा। एक सेकेंड, 2009 में क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये 100 दिन पक्के रोजगार की गारंटी देता है। जैसे अगर जो आप गांव में बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा जरूर होगा एक दो बार कि गांव में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, कहीं तालाब की वो लोग सफाई करते हैं, कहीं वो लोग सड़क की सफाई करते हैं। तो नरेगा के अंतर्गत क्या होता है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद होता है? तो देखिए भैया, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो या छिपी हुई बेरोजगारी हो या अदृश्य बेरोजगारी है, बात एक ही है, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र में, जहाँ पे क्या होता है कि कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो उत्पादन में तो लगे रहते हैं, लेकिन उनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, और राम के पास 5 एकड़ भूमि है। राम के पास क्या है?
5 एकड़ भूमि है, तो राम अकेले इस 5 एकड़ भूमि पे गेहूं का उत्पादन करता है तो 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर पाता है, 10 क्विंटल गेहूं का। अब राम के 2 बच्चे हो जाते हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है, तो वो सोचते हैं, जैसे राम की मान लीजिए 2 बच्चे हो गए, एक का नाम हो गया श्याम और दूसरे का नाम हो गया रोहन, एक का नाम श्याम और दूसरे का नाम रोहन। अब श्याम और रोहन को नौकरी मिलती नहीं है, तो उनको लगता है कि चलिए भाई हम लोग भी खेती करें। तो ऐसी स्थिति में अब राम, श्याम और रोहन ये तीनों मिल करके भी 5 एकड़ भूमि पे उत्पादन करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, 10 क्विंटल के आसपास ही ये गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कर पाएंगे क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक भूमि पे आप हजारों लोगों को लगा देंगे और उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो श्याम और रोहन के लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, अर्थात श्याम और रोहन प्रचंड बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी के शिकार हैं, और ये कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में आप लगाइए। देखिए भारत में अब जितनी भी समितियां बनी, जैसे लकड़वारा समिति बनी, तेंदुलकर समिति बनी, अलग समिति बनी, रंगराजन समिति बनी, वर्मा समिति बनी, तो ये जितनी भी समितियां बनी ना, वो इसलिए सरकार ने इन समितियों का गठन किया कि ये समिति सरकार को ये सुझाव दे कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से गरीबी को खत्म किया जा सकता है। उसी संदर्भ में लकड़वारा समिति भी बना था। चलिए तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो अलग समिति की अगर जो बात करें तो अलग समिति कब प्रकाश में आई थी? तो ये आई थी 1979 में, 1979 में अलग समिति आई थी। लकड़वारा समिति की बात करें तो लकड़वारा समिति 1993 में आती है, अर्थात 1993 में आती है। फिर तेंदुलकर समिति की बात करें तो तेंदुलकर समिति 2009 में आता है, और रंगराजन समिति की बात करें तो ये कब आता है? 2012 में आता है। तो आप सुमेलित कर लीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना कि सर जी 3, 1, 2, 4, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, फिर ये तीसरे नंबर पे होगा और ये चौथे नंबर पे होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसने 75 रुपए प्रति व्यक्ति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, देखिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। परीक्षा का क्या है, परीक्षा तो होगा ही होगा, है ना। आज नहीं तो कल परीक्षा होना ही होना है, अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान, हाँ ठीक है, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बॉम्बे प्लान की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बॉम्बे प्लान की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। बॉम्बे प्लान ये कब आया था? 1944 में आया था, और इसमें ये कहा गया कि अगर जो कोई व्यक्ति 75 रुपये प्राप्त कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्रह्मानंद और वकील ने भारत में सामूहिक गरीबी के अस्तित्व के लिए की कमी को जिम्मेदार ठहराया। किसकी कमी को जिम्मेदार ठहराया? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? आराम से करिए सभी लोग यार, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो देखिए जो ब्रह्मानंद थे और जो वकील थे, इन लोगों ने ये कहा था कि देखिए भारत में जो गरीबी है ना, वो इस कारण से है क्योंकि जो मजदूरी वस्तुएं हैं उसकी कमी है। ठीक है, जो मजदूरी वस्तु है उसकी कमी के कारण भारत में गरीबी है। जो मजदूरी वस्तु है उसकी कमी के कारण भारत में गरीबी है। अब मजदूरी वस्तु क्या होती है? मजदूरी वस्तु का मतलब क्या होता है? तो मजदूरी वस्तु का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात जैसे
तो भोजन हो गया, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य का भोजन, ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य को पहनने के लिए कपड़ा, ठीक है, और रहने के लिए मकान। तो एक 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 मजदूर को अगर जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तो हम उसे गरीब नहीं कहेंगे। लेकिन मजदूरी वस्तुओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मजदूरी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और एक मजदूर को मजदूरी वस्तुएं मिलनी चाहिए, अर्थात इतना उसे मजदूरी मिलनी चाहिए कि वो भोजन, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वकील और ब्रह्मानंदन ने भारत में सामूहिक गरीबी के अस्तित्व के लिए मजदूरी वस्तु की कमी को जिम्मेदार बताया। और मजदूरी वस्तु क्या है? जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। अगला कि हैरड डोमर मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा नहीं है? हैरड डोमर मॉडल की कौन सी धारणा नहीं है? अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि अगर जो इकोनॉमिक्स में आपको सफल होना है तो अच्छे से पढ़ना होगा, हैरड डोमर के मॉडल को पढ़ना होगा, इनकी मान्यताओं को जानना होगा, आपको हेक्सर रोलिन की मान्यताओं को पूरा याद होना चाहिए, आपको रिकार्डो की मान्यता याद होनी चाहिए, आपको सोलो की मान्यता याद आनी चाहिए। हैरड डोमर की ही मान्यता को सोलो साहब ने आगे बढ़ाया था, कुछ एक्स्ट्रा क्या किया था उसमें ऐड किया था, लेकिन मूलभूत मान्यता इसी की। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बताता हूँ कि आप थियरी की क्लास जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो पढ़ते तो हैं, एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यार। देखिए, अगर जो आप सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी रूप से चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, आपको सफलता लेनी है, और सफलता लेने के लिए टू द पॉइंट सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सिलेबस आपका छोटा है नहीं, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही है, कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है वहाँ पे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज भी मुझे कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हैरड डोमर मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा नहीं है? तो अब अगर जो हैरड डोमर मॉडल को आपने पढ़ा होगा तो इनकी कौन कौन सी मान्यता है? तो ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति विद्यमान है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर जो है वो उच्चतम है, जहाँ पे प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम किया जा चुका है। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बंद है, बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से कोई भी आयात निर्यात नहीं करती है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो निवेशक होते हैं तथा जो उत्पादक होते हैं अपनी जो निवेशक होते हैं और जो उत्पादक होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन में वो कोई देरी नहीं करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के क्या होता है? बराबर होता है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है? स्थिर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे पूर्व धारणा नहीं है। तो सीमांत प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति, ठीक है, तो औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो सीमांत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही क्या होना चाहिए? सही ये होना चाहिए कि औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, दोनों लोग भी, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। और पूंजी में स्थिर तथा जो हाँ क्या हुआ? ठीक है, हाँ, केवल पूंजी उत्पादन का घटक होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी भी तो सही है ना, ये भी सही है, डी भी है, डी भी ठीक है। केवल पूंजी उत्पादन की बात थोड़ी करते हैं, डी सही है, हाँ डी भी सही है। इसका उत्तर डी भी सही है, इसका उत्तर बी भी सही है। ठीक है, ठीक है। स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार की पूंजी की बात करते हैं, आपकी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है।
अगला, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? अगर जो आप गरीबी को हटाना चाहते हैं तो उसका प्रभावी उपाय क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? तो गरीबी को अगर जो हटाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए बताइए भाई। तो गरीबी हटाना है, तो गरीबी हटाना है तो भाई निजी निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। निजी निवेश में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। निजी निवेश का मतलब व्यक्तिगत निवेश, जैसे एक व्यक्ति अपने निवेश को बढ़ाए। जैसे 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से लोग अगर जो ये सारे लोग अपने निवेश को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब निजी निवेश बढ़ेगी तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोगों को लाभ ज्यादा मिलेगा, और जब लोगों को लाभ ज्यादा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था से गरीबी कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था से क्या होगी? गरीबी कम हो जाएगी। ये बात तो ठीक है, निजी निवेश को प्रोत्साहन। स्थिति पे नियंत्रण, बिल्कुल ठीक है भैया, हमें मुद्रा स्थिति पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो वस्तुएं जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में निवेशक क्या करेगा? कम निवेश कर पाएगा। तो जब हम वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? निवेश बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा। और आय का वितरण, ठीक है, आय का वितरण अर्थात हमें गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको मेंटेन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब एक तरफ और गरीब होता चला जाए और अमीर दूसरी तरफ और अमीर होता चला जाए। तो हम आय का जब समान वितरण अर्थव्यवस्था में करेंगे तो गरीब व्यक्ति भी निवेश के लिए आगे आएगा, जिससे भारत में गरीबी खत्म होगी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम भारत में कब प्रारंभ हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी, और जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, देखिए ऑनलाइन की बात करें, यूट्यूब की बात करें, लाखों सैकड़ों लोग हैं। अभी आप सर्च करेंगे, चूंकि बहुत सारे बच्चे भ्रांति में जी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भ्रांति डाल दिया गया है। परीक्षा होगी, ये परीक्षा होगी, वो परीक्षा होगी, या कब होगी कब नहीं होगी। 50 लोग कह रहे कि परीक्षा होगी, 50 लोग कह रहे परीक्षा नहीं होगी। आप किसी भी बात को मत मानिए, आप हमारी बात को मानिए। जब आयोग के द्वारा कोई सूचना आता है तो वो सूचना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर जी परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। तो भैया जो आयोग ने परीक्षा तिथि निर्धारित किया है उसी तिथि पे आयोग परीक्षा कराएगा, और अगर तो उस स्थिति पे नहीं होगा तो आयोग कोई ना कोई क्या करेगा? अब उसमें डेट में बदलाव करेगा। तो भैया जब तक आयोग अगर जो कोई आपको सूचना नहीं देता है ना, तब तक इधर उधर की बातों को मत मानिए। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, कहेगा परीक्षा ही नहीं होगा, ये परीक्षा नहीं होगा। अब इसमें 20-25 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे लगातार, लेकिन वो कोई एक व्यक्ति आएगा और वो फर्जी क्या करेगा? एक माहौल क्रिएट कर देगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा परीक्षा ही नहीं होना है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का क्राइम है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी भी जा करके मिसगाइड मत करिए यार। कितने सारे बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करेंगे, उनका मनोबल क्या होगा? डाउन होगा। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और देखिए एक बार नौकरी अगर जो मिल जाएगी ना तो फिर पूरी जिंदगी की बात है। ऐसा नहीं है कि ये बस 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात। एक बार अगर जो आप सरकारी शिक्षक हो जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी चलेगी यार। तो मेहनत करिए, मोटिवेशन की कमी है आजकल के समय में। युवा के पास अगर जो सबसे ज्यादा कम कुछ है तो वो मोटिवेशन की कमी है। क्यों मोटिवेशन की कमी है? इसलिए है कि टिकटॉक देखना है, फेसबुक देखना है, रील्स देखना है ना। तो मोटिवेट रहो यार। सफलता पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप लोग तो मतलब बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए के अलावा कोई नहीं है। तो जितने भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं।
कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो है वो भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो 2000 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? ई कॉमर्स कंपनी और डिजिटल लेन देन में वृद्धि करवाया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि जब मांगी गई मात्रा में अनुपातिक वृद्धि कीमत में अनुपातिक वृद्धि से कम होगी तो मांग वक्र होगा। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ बहुत दिनों से, अगर जो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ना तो कंपटीशन आपको मालूम होगा कि कंपटीशन में क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ कि कोई बहुत दुर्भाग्य आपके पास होगा तो उसकी बात अलग है। बाकी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यार ये सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, बशर्ते आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके पेपर में सारी चीज़ें ये देखने को मिलेंगी। चाहे आप कहीं भी पेपर उठा, किसी का भी पेपर उठा करके, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा करके देख लीजिए, बशर्ते आप मेरी 50 से 100 क्लास यूट्यूब वाली देख चुके हो, एप्लीकेशन पे मेरी 200 क्लास देख चुके हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, बशर्ते मेहनत करो यार, है ना। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। तो जब मांगी गई मात्रा में अनुपातिक वृद्धि कीमत में अनुपातिक वृद्धि से कम होता है तब मांग वक्र कैसा होगा? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और कोई भाई? ठीक है, बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई और है? तो जितने भी बी बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी अधिक होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखिए मांग की अवधारणा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इधर क्या होता है? इधर वस्तु की कीमत होती है और इधर क्या होता है? इधर वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है ना तो एक उपभोक्ता मांगी गई मात्रा में कमी करता है। जैसे मान लीजिए कि कीमत P1 है, किसी वस्तु का कीमत P1 है, तो P1 पे वो मान लीजिए कि वो Q1 वस्तु की मांग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो Q1 वस्तु की मांग कर रहा है। लेकिन जब कीमतों में वृद्धि होती है तो वो किस स्तर पे आ जाता है? वो P2 पे चला आता है। और जब P2 पे वो चला जाएगा, मान लीजिए कीमत में वृद्धि हो गई, कीमत बढ़ गया, तो जब कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मांगी गई जो मात्रा होगी उसमें कमी आ जाएगी, अर्थात ये Q2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये मांग वक्र क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला मांग वक्र अधिक बेलोचदार होता है। देखिए आयोग की बात करें चाहे कोई भी बात करें, देखिए जो चीजें हैं उसी में आपको मैनेज करना है ना। एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपका एक्सक्यूज कोई सुनने वाला है नहीं। ये बात आपको भी पता कि छात्रों का एक्सक्यूज सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कि अब इतने दिनों से मैं बात करूं, कितनी सारी परीक्षाएं फंसी हुई हैं, लेकिन क्या करेंगे? जो आपके हाथ में है वही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि मांग वक्र अधिक बेलोचदार होता है। मांग वक्र कहाँ पे बेलोचदार होता है? तो बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है? बेलोचदार होने का मतलब यह है कि आप अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नमक हो गया, ठीक है, मांग बेलोच होता है। मांग बेलोच किसका होता है? कि मांग बेलोचदार होने का मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता मांगी गई मात्रा में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन कर नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि नमक, तो अगर जो नमक की कीमतों में वृद्धि होती है तो आप नमक का उपभोग उतना ही करेंगे जितना आप हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नमक 30 रुपया पर केजी मिलता है तो आप महीने का 1 केजी नमक खरीदते हैं। लेकिन नमक अगर जो 300 रुपये पर केजी मिलने लगेगा ना तो भी आप 1 ही केजी नमक खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप नमक की मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जितना नमक का आप उपभोग करते हैं उतना ही करेंगे। तो मांग वक्र अधिक बेलोचदार होता है, अर्थात एक विक्रेता अपने मांग में परिवर्तन कम नहीं कर पाएगा तो वो एकाधिकार बाजार की स्थिति में वो अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। जिसमें क्या होता है? किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न कि जिस बिंदु पर रैखिक मांग वक्र वाई अक्ष को स्पर्श करता है वहां मांग की कीमत लोच कैसी होती है?
ठीक है, क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई? अब देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं कहता हूँ यार थियरी पढ़ा करो आप लोग। अगर जो थियरी नहीं जानते हैं ना, अगर जो आपने रैखिक मांग वक्र को नहीं पढ़ा है, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये आखिरकार प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो रैखिक मांग निकालने के लिए हम लोग नीचे वाले भाग को, नीचे वाला भाग अपान ऊपर वाले भाग से निकालते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये होता है ए बिंदु, ये क्या होता है, ये ए बिंदु होता है, और ये क्या होता है, ये टी बिंदु होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ई होता है वो इनफाइनाइट होता है, सबसे ऊपर ई इनफाइनाइट होता है। फिर क्या होता है, ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 के होता है। और सबसे मध्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मध्य लोच क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1 होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, e लेस देन 1 के होता है, और सबसे नीचे e इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसके थियरी को नहीं पढ़े हैं ना भैया, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिस बिंदु पर रैखिक मांग वक्र y अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है, y अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये y अक्ष होता है, ये o बिंदु होता है, और ये x अक्ष होता है, यही तो होता है ना। तो y अक्ष को कौन सा वो टच कर रहा है, तो ये कर रहा है e इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अर्थात जितने लोग भी अनंत की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि विलासिता वाले सामान की आय लोच होती है। विलासिता, विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं, तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि रेडियो की बात करें, जैसे कि फ्रिज की बात करें, जैसे कि कार की बात करें, तो अगर जो आपके पास कार नहीं है, आपके पास फ्रिज नहीं है, आपके पास एसी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, इसके बिना ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि आनंद की अनुभूति के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ती है, उतनी तेजी से लोग अपने उपभोग व्यय को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ेगी ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि आप अपने उपभोग व्यय में कर देंगे। और किस प्रकार के उपभोग व्यय में, विलासिता की वस्तुओं पर। जैसे अभी आपको नौकरी मिल जाए, अगर जो अभी आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तो सैलरी आपकी 70-80 हज़ार रुपये महीने की होगी, लेकिन आप जाएंगे टाटा के शोरूम में जाएंगे और 15-20 लाख रुपए का कार खरीद लेंगे, तो महीने की सैलरी तो आपकी 70,000 रुपये है, लेकिन आप जा करके 20 लाख रुपए का कार खरीद लिए, तो कार क्या हो गई, विलासिता की वस्तु हो गई। अर्थात जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि हुई है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि आप विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर, मतलब उससे कहीं ज्यादा पैसा आप विलासिता की वस्तुओं पे खर्च कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी इकाई से अधिक होगा, अर्थात 1 से अधिक होगा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरंभिक चरण में बहुत सारी अव्यवस्थाएं आर्थिक वृद्धि में बाधा डालती है, ये विचार प्रस्तुत किया। अब देखिए, अगर जो आपने रोजेस्टीन, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए क्या बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर जो आप रोजेस्टीन रोडान के बड़े धक्के का सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो रोजेस्टीन रोडान ने क्या कहा था, रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था, और बड़े धक्के के सिद्धांत के अंतर्गत रोजेस्टीन रोडान ने ये कहा था कि एक जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है ना, वहां पे जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, और जो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है, इस कारण से अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में कमी आ जाती है, निजी निवेश में कमी आ जाती है, और निजी निवेश में कमी आ जाती है तो सरकार को बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में जब सरकार निवेश बढ़ाएगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और ये 3 प्रकार की अव्यवस्थाओं की बात करता है, उत्पादन फलन की अव्यवस्था, मांग की अव्यवस्था और बचत में पूर्ति की अव्यवस्था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला,
अगला, वितरण का सिद्धांत किसका अध्ययन करता है? वितरण का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये इकोनॉमिक्स का खूबसूरत सा टॉपिक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और देखिए, जितने भी हमारे छात्र हमें पढ़ रहे हैं, बस मैं एक लाइन की आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आप हमारी रोज सेशन को कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे मुझे ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे सारे प्रश्नों को देख रहे हैं, आप कोई किताब उताब भी नहीं यूज करेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, है ना? इतना काफ़ी है, सफिशियंट है। बशर्ते 2 घंटे एप्लीकेशन पे और 2 घंटे यूट्यूब पे ठीक तरीके से पढ़ते रहिए। 4 घंटे पढ़ो यार, कुछ नहीं छूटेगा। क्योंकि कहाँ छूटेगा यार, हम लोग इतना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको मैं इतना कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, बताए कोई भी बता दो क्या छूटा हुआ है? कुछ छूटा हुआ है क्या? कुछ नहीं छूटेगा, बशर्ते आप मेहनत करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, अगर जो हम जब हम लोग वितरण का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग यही तो देखते हैं ना कि वितरण के सिद्धांत में ये देखा जाता है कि उत्पादन, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यही तो हम लोग वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं ना। तो क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वितरण का सिद्धांत किसका अध्ययन करता है? तो कौन सी वस्तु को और कितनी वस्तु उत्पादित किया जाए, बात तो ये भी ठीक है। कैसे उत्पादन किया जाए, बात ये भी ठीक है। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, बात ये भी ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि आल, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोलते हैं, आल बोलेंगे, सब ठीक होगा, क्योंकि ये तीनों का अध्ययन करता है ना, ये तीनों का अध्ययन करता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, क्योंकि जब हम लोग वितरण का सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम लोग यही तो देखते हैं ना, वहाँ पे राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं ना, तो राष्ट्रीय आय में देखते हैं ना कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो जितने लोग भी बोलेंगे ऑल ऑफ दीज, मतलब ऊपर के 1 2 3 सही सही होगा। अगला, कि उत्पादन फलन किसी वस्तु के मूल्य को दर्शाता है। उत्पादन फलन उत्पादन फलन, फलन होना चाहिए, उत्पादन फलन किसी वस्तु का मूल्य दर्शाता है। क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो बहुत बार बताया हूं कि, ठीक है, बहुत बार बताया हूं कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है, ठीक है। तो ये आगतों और निर्गतों में फलनात्मक संबंध को बताता है। अगर जो आप थियरी पढ़े होंगे तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L इंटू के आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि आउटपुट आगत और निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को, सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आगत का मतलब क्या होता है और निर्गत का मतलब क्या होता है। आगत निर्गत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आगत को हम क्या बोलेंगे और निर्गत को क्या बोलेंगे, क्योंकि आगत निर्गत में बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है कि जब एक उत्पादक अपनी पूर्ति बढ़ाना चाहता है तो उसे स्थिति में कीमत पर क्या होगा? चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु के उत्पादक हैं, आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, चलिए, अपनी पूर्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं। अब बताइए कब बढ़ा पाएंगे अपनी पूर्ति को? इतना आसान नहीं है ये प्रश्न जितना आसान दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, लेवेंस्टीन ने दिया था आगत निर्गत क्या होता है, आगत का मतलब क्या होता है, निर्गत का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? लाइक शेयर भी सभी लोग कर दिया करिए। ओजस जी, जितेंद्र जी, शशि पाल जी, रंजीत कुमार जी, शत्रुघ्न जी, नौसाद अली जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, ललिता साकी जी, महेंद्र महेंद्र जी, ठीक है, तस्लीम खान जी, सुनीता गुप्ता जी, पिंकी कुमारी जी,
तो क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। बी क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर एक उत्पादक अपनी पूर्ति को बढ़ाना चाहता है तो इस स्थिति में क्या होगा? अधिक बढ़ी हुई कीमत पर होगी। देखिए भैया, आप पूर्ति में वृद्धि तभी कर पाएंगे जब मांग में वृद्धि हो। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि आप पेन का उत्पादन कर रहे हैं, तो भैया पेन का उत्पादन तो आप तभी कर पाएंगे ना कि जब पेन की मांग हो। अगर जो मांग ही नहीं होगी, पेन की कीमत ही अगर जो नहीं बढ़ पाएगी, पेन की कीमत अगर जो ऑलरेडी बहुत कम है, तब आप अपनी पूर्ति को कैसे बढ़ाएंगे? तो अगर जो पेन की मांग में वृद्धि है, तो इसका मतलब कि पेन की कीमत भी ज्यादा होगी, और जब पेन की कीमत ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ति को बढ़ाना होगा। पूर्ति को बढ़ाने का मतलब कि आप उत्पादन को बढ़ाएंगे। इजी सी बात है। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। डी बहुत कम लोग किए हैं, डी बहुत कम लोग किए हैं। ठीक है, तो आप पूर्ति तभी तो बढ़ा सकते हैं ना जब वस्तु की मांग हो अर्थव्यवस्था में, और जब मांग होगी तो उस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, देयर इज नो डाउट। और ऐसी स्थिति में एक उत्पादनकर्ता अपनी पूर्ति अर्थात उत्पादन को बढ़ा सकता है। अगला, कि समझ में सभी किराया अभाव किराया है और सभी किराया विभेदी किराया है। ये बात किसने कही? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न आ गया, मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है ये। ये बात किसने कही थी कि सभी किराया अभाव किराया है और सभी किराया विभेदित किराया है? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डेविड रिकार्डो की बात बोल रहे हैं, तो भैया बिल्कुल ठीक है। डेविड रिकार्डो साहब ने जो अपने लगान सिद्धांत में दिया था, वहीं पे ये बात कही थी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कोनेदार वक्र किसकी विशेषता है? चलिए बताइए कि कोनेदार वक्र। अब कोनेदार वक्र की बात करें तो आपको सबसे पहले अल्पाधिकार पढ़ना होगा। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या करता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल जो होता है वो कीमत का निर्धारण करता है। कीमत का निर्धारण करता है और वो कीमत को अपने न्यूनतम रखता है, ताकि कोई अन्य फर्म उद्योग में एंट्री न कर पाए। ठीक है, और यहीं पे कोनेदार मांग वक्र की अवधारणा जो दिया गया था, वो अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब के द्वारा दिया गया था। पाल स्वीजी साहब के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि ऊपर वाला जो वक्र होगा वो लोचदार होगा, और नीचे वाला वक्र जो होगा वो बेलोचदार होगा। ऊपर वाला वक्र क्या होगा? लोचदार होगा, ठीक है, और नीचे वाला वक्र जो होगा ना वो बेलोचदार होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें इतनी सारी चीजें आपको बतानी होती है ना, कि देखिए जितनी सारी चीजें बतानी होती है कि आपको सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ यार थियरी जरूर पढ़ा करिए, और जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना, तो जो लोग थियरी पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट केवल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैंने अल्पाधिकार बता दिया, तो अल्पाधिकार की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अल्पाधिकार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है पता होना चाहिए। अल्पाधिकार के अंतर्गत 2-3 अवधारणा जो दी गई थी वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ये नहीं कि बस जितना प्रश्न आया उतना उत्तर करके बात खत्म कर दिए। सारी चीजों को दिमाग में घुमाते रहिए। अगला, जब कीमत संतुलन कीमत से कम होती है तो क्या होगी? और ये तभी होगा जब एकाग्र होकर पढ़ेंगे। ये तब नहीं होगा कि जब लगातार एक दूसरे से बात करते रहेंगे या चैट करते रहेंगे। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, काफी विविधता आ रही है। ठीक है, और कोई भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, जब कीमत संतुलन कीमत से कम होती है तब क्या होता है?
जब कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। अर्थात अगर जो किसी वस्तु कि जो मान लीजिए कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये निर्धारित की गई है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में 10 रुपये का साबुन बिक रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो कीमत है वो मान लीजिए कि 90 रुपये है। ठीक है, आपकी जो कीमत 9 रुपये है। तो जब कीमत संतुलन कीमत से कम होगी तो ऐसी स्थिति में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्प प्रयुक्त क्षमता अभी क्या है, उस फर्म के पास है, क्योंकि अभी फर्म क्या हुई है, संतुलन की स्थिति में नहीं आ पाई है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, कि द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? द्विपक्षीय एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो द्विपक्षीय एकाधिकार क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब ये होता है कि एक तरफ अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता, और दूसरी तरफ क्या होता है, अकेला क्रेता होता है, अकेला क्रेता होता है। तो अगर किसी वस्तु को बेचने वाला एक है और वस्तु को खरीदने वाला भी एक है, अर्थात बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला है और खरीदने वाला भी अकेला है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, और द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, चलिए बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि बाजार संरचना जहां एक उत्पादक के लिए एक विक्रेता और एक खरीदार होता है, मैंने आपको बता ही दिया। द्विपक्षीय एकाधिकार के साथ बाजार मूल्य और उत्पादन अनिश्चित होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही विक्रेता है। तो जब अकेला विक्रेता है तो अपने लिए बॉस होता है, ठीक है, कि भैया जो हम चाहेंगे वही होगा। और उत्पादन और कीमत तथा मात्रा मोल भाव से तय होता है। जब भैया दो ही लोग होंगे, हमारी मजबूरी है कि हम आपको बेचेंगे और आपकी मजबूरी है कि आप खरीदेंगे, तो क्या होगा, उत्पादन और कीमत की मात्रा का क्या होगा, मोल भाव भी होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी 1 2 3 ठीक है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि एक अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूटर्स शब्द क्या बताता है? ग्रीन शूटर क्या होता है भाई, इकोनॉमिक्स की भाषा में बताइए। इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रीन शूटर का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रीन शूटर का मतलब क्या होता है? सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। रंजीत कुमार जी, ललिता जी, ज्योति जी, एस एन मिश्रा जी, तस्नीम जी, सुनीता जी, शशि पाल जी, सुंदरी गौतम जी, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। ज्योति चौरसिया जी, संध्या पांडे जी, पिंकी कुमारी जी, प्रीति जी, नौशाद अली जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सब ए बोल रहे हैं, सब कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। तो जितने ए बी वाले धुरंधर हैं सब 0 नंबर पाएंगे यहाँ पे। सब ए बी वाले इस प्रश्न में कितने नंबर पाएंगे? 0 पाएंगे। सब ए बी वाले 0 पाएंगे। तो ग्रीन शूटर्स का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत मिलते हैं। कि अर्थव्यवस्था में मंदी तो है, मंदी कब होती है, मंदी कब कही जाएगी? तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और उत्पादन अर्थात पूर्ति, मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे होगी तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। लेकिन मंदी के बाद जब अर्थव्यवस्था में ये संकेत मिलता है कि अब अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ने वाला है और उत्पादन अर्थात पूर्ति भी बढ़ने वाला है, तो इसे हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रीन शूटर्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर केवल और केवल जितने लोग भी बी बोलेंगे कि सर जी ए सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। गिरती अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विकास के संकेत, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ग्रीन शूटर्स का मतलब क्या होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन शूटर का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति के दौरान जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार के संकेत मिलते हैं तो उसे ही हम ग्रीन शूटर्स बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर जो एक बार आपने ऐसे प्रश्नों को पढ़ लिया ना,
मैं बार बार बोलता हूँ कि इसीलिए आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, मेरी एक भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, क्योंकि कौन सा प्रश्न कहाँ आपको मिल जाएगा कोई नहीं जानता, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए, नहीं मैं बोला सी और ए वाले, बी वालों को नहीं बोला, बी वाले तो ठीक है। मूल्य भेदभाव को किस स्थिति में व्यक्तिगत कहा जाता है? तो इजी सी बात है, मूल्य विभेदीकरण इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा है, एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पे एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है, उसे ही मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। और ये मांग की लोच में भिन्नता के कारण मूल्य विभेद संभव होता है। तो जब अलग अलग लोगों से अलग अलग मूल्य वसूल किए जाते हैं तो उसे मूल्य विभेदीकरण कहा जाता है। जिसे मान लीजिए कि आपने एक साबुन बनाया और इस साबुन की जो लागत है वो 10 रुपये है, ठीक है, लेकिन इस साबुन को आप यूपी में 15 रुपए का बेच रहे हैं, इसे आप मध्य प्रदेश में ले जा करके 20 रुपए में बेच दे रहे हैं, आप इसे बिहार में ले जा करके 15 रुपए का बेच दे रहे हैं, आप इसे उत्तराखंड में ले जा करके 17 रुपए का बेच दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मतलब आपकी उत्पादन लागत केवल और केवल 10 रुपए है, लेकिन अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत वसूल करना ही मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बाजार संकेतक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ठीक है, क्या उत्तर आएगा भाई? तो बाजार संकेतन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। देखिए, जो पुरानी वैकेंसी है, जो पुरानी विज्ञप्ति है, जो पुराना नोटिफिकेशन है, वो परीक्षा पुराने नोटिफिकेशन के ही आधार पे होगी। इतना तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए आप लोगों को, है ना। चल बताइए भाई, बाजार संकेतन की अवधारणा किसने विकसित किया था? ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? नहीं ठीक बोल रहे हैं। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। माइकल स्पेस, ठीक है, माइकल स्पेस। तो याद रखिएगा कि माइकल स्पेस को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। और बाजार संकेतन का मतलब क्या होता है? तो जहां क्रेता और विक्रेता कम सूचना वाले दूसरे पक्ष को बाजार में व्यापार में अपने उत्पादन सूचना में वृद्धि के लिए संकेत देते हैं, उसे ही बाजार संकेतन कहा जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में क्या समानता है? ठीक है, तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, एकाधिकार क्या होता है कि किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। एकाधिकार बाजार क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। जैसे हम लोग रेलवे की बात करें, ठीक है, तो रेलवे क्या है? ये एकाधिकार का उदाहरण है। रेलवे में आप देखते हैं कि कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। जनरल का टिकट कम पैसे का होता है, स्लीपर का ज्यादा का होता है और एयर कंडीशन का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तु का भी उत्पादन यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप नहीं, यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब आपने कभी ट्रेन में यात्रा किया होगा या बस में यात्रा किया होगा तो एक व्यक्ति आता है 5 पावर बैंक के साथ में, 5 पावर बैंक के साथ में लिए रहता है और सारे पावर बैंक रूप में, रंग में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र, सभी लोग का उत्तर ठीक है।
अगर जो आप पढ़े हैं इकोनॉमिक्स तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं जानते होंगे। ये क्या होता है, ये ए आर होता है, और ये क्या होता है, ये एम आर होता है। दोनों का मांग वक्र क्या होता है, झुका होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, केवल दो बड़ी संख्या में फर्में नहीं। एक प्रश्न थोड़ा आप लोग और ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न एक पेपर में प्रश्न पूछा गया था और आयोग ने उसका उत्तर भी माना था, उस पे बहुत सारे बच्चों को अंक भी मिला था। तो आयोग ने उत्तर माना था कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत शून्य फर्में होती हैं, ठीक है। और प्रश्न इस तरीके से पूछा था कि कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें शून्य फर्में होती हैं। तो शून्य फर्म में जो होती हैं वो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत होती हैं। आयोग ने ये भी उत्तर माना है, ठीक है। और बात ये भी सही है, क्योंकि अनेक विक्रेता होते हैं, वो तो हम समझने के लिए बोल देते हैं, लेकिन एक दूसरे का किसी से कोई तालमेल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि अच्छा ठीक है, एकाधिकारवाद में क्या बात सही होगा भाई? चलिए, एकाधिकारवाद में क्या सही होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? एकाधिकार। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो एकाधिकारवाद में क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे मात्र और मात्र एक ही खरीदार होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अभी बार बार हम लोग इसी बात को देख रहे थे। अगला है आपका कि प्राकृतिक एकाधिकार क्या होता है, प्राकृतिक एकाधिकार बाजार क्या होता है। और जो लोग भी नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक क्रम से इकोनॉमिक्स की थियरी को नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ। एक तरफ आप थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको की होती है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं वहां से अपने कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट आप कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो अलग से केवल आपको नोट्स चाहिए, अलग से केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अगला क्या उत्तर आ रहा है? प्राकृतिक एकाधिकार उस बाजार में होता है जहां, प्राकृतिक एकाधिकार क्या होता है भाई? प्राकृतिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि प्राकृतिक एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जहां औसत लागत वक्र आउटपुट की संपूर्ण प्रासंगिक सीमा पर घट रही होती है। बहुत बार मैंने बताया है कि देखिए भैया, प्राकृतिक एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है ना, कि जो एकाधिकारी होता है उसके उत्पादन की औसत लागत जो होगी वो कम कम होती रहेगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब फर्म एक दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करें तो इसे क्या कहते हैं? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर होगा? कि जब फर्म एक दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करें तो इसे क्या बोला जाएगा? बच्चों सी बात है भाई, बच्चों वाली बात है, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा इस प्रश्न में, कॉमन सेंस लगेगा इस प्रश्न में। क्या होगा? कॉमन सेंस लगेगा। कॉमन सेंस कैसे लगेगा कि भैया अल्पाधिकार, अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होती है? कुछ फर्में होती है, थोड़ी फर्में होती है, 2 से ज़्यादा फर्में होती हैं, 10 या 12 से कम फर्में होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। कार्टेल कम से कम कीमत निर्धारित करता है ताकि उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री न कर पाए। और यहीं पे बहुत सारे हिडन टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित सीमा कीमत से अधिक है तो बाजार में इसका प्रभाव क्या होगा? चलिए, ये भी अच्छा सा प्रश्न है भाई, ये अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाला प्रश्न है कि यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित सीमा कीमत से अधिक होती है तो बाजार में इसका प्रभाव क्या होगा? तो मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि संतुलित कीमत अधिकतम सीमा स्तर से अधिक है। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। और वस्तु की कीमत में वृद्धि कब होती है? जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और जितनी तेजी से मांग बढ़ता है उतनी तेजी से अगर जो उत्पादन न बढ़े अर्थात पूर्ति न बढ़े तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है। और इस प्रकार से उत्पन्न महंगाई को ही मांग आधिक्य कहते हैं या मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मांग आधिक्य या मांग जनित मुद्रास्फीति। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला स्वतंत्र बाजार शब्द का क्या अर्थ है? चलिए, स्वतंत्र बाजार शब्द, स्वतंत्र बाजार जैसा कि एडम स्मिथ साहब ने कहा, डेविड रिकार्डो ने कहा, इन लोगों ने कहा ना कि देखिए भैया सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक देश दूसरे देश से व्यापार करना चाहिए मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। तो स्वतंत्र व्यापार का मतलब ये होता है, खास करके जो पूंजीवादी देश होते हैं ना वो इस प्रकार की अवधारणा को अपनाते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पे जब वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा ना तो बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों का निर्धारण होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र बाजार का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था को आप छोड़ दीजिए और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण होगा। तो उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा। तो यह एक ऐसा बाजार है जहां मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग के नियमों द्वारा संचालित होते हैं और मुक्त बाजार में सरकार के प्रतिबंधों के बिना चीजें उपलब्ध होती है, अर्थात सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, आज तो बहुत कम प्रश्न है यार, जिसने आज पीपीटी बनाया उसने क्या कर दिया, अभी तो प्रश्न और होने चाहिए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी ही, बट कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए, थोड़ा बहुत बात करना चाहें तो कर सकते हैं कि सेशन कैसा आपको लगा। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें कराई जा रही हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इसमें इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है,
उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है, मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। लाइफ टाइम की मतलब एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इन केस अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट अपना कोर्स एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस नंबर पे जरूर सेंड कर दें, ठीक है, ताकि आपको बैच में जब ऐड करा दिया जाएगा तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से आपको एप्लीकेशन पे मिलने लगेंगी, ठीक है। सभी बैच आपको मिल जाएंगे, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैच मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई के लिए बैच मिल जाएगा, सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच मिल जाएंगे। एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए आपको इकोनॉमिक्स के बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए कल मिलते हैं, दिन में मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे, फिर मिलते हैं शाम को यूट्यूब पे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।